तो साल 2025 भारतीय बाजार के लिए कह सकते हैं कुछ खास नहीं था। कंपनियों के नतीजे भी उम्मीद से कम आए, एफआईआईज बिकवाली कर रहे थे और साल खत्म होते होते निवेशकों का कॉन्फिडेंस भाई लगभग टूट ही चुका था। लेकिन अब 2026 की शुरुआत में ना एक बिल्कुल नई कहानी सामने आ रही है। पर सवाल ये उठता है कि ये जो उम्मीद है ये बस एक हवा का झोंका है या इसके पीछे कोई ठोस वजह भी है। मतलब इतने निराशा भरे माहौल के बाद अचानक से ये आशा की किरण, ये ऑप्टिमिज्म आ कहां से आए? कौन है वो जो कह रहा है कि आने वाला साल शानदार हो सकता है? और मजे की बात पता है क्या है? ये जो पूरा ऑप्टिमिस्टिक माहौल है ना, ये दलाल स्ट्रीट मतलब हमारे घरेलू बाजार से नहीं आ रहा। नहीं, ये आवाज आ रही है सीधे दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर वॉल स्ट्रीट से। जी हाँ, दुनिया का जाना माना इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स भारत को लेकर आप कह सकते हैं बेहद बुलिश है। उन्होंने इंडिया को ओवरवेट की रेटिंग दी है। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझे तो गोल्डमैन सैक्स भारत पर अपना दाव और बढ़ा रहा है। उनका मानना है कि ग्लोबल रेस में भारत सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा साबित होगा। और अब वो हेडलाइन नंबर जिसका सबको इंतजार है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि दिसंबर 2026 के अंत तक निफ्टी 29,000 के लेवल को छू सकता है। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो मतलब मौजूदा लेवल से करीब 14% का सीधा सीधा अपसाइड। देखिए, एक साल के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा और काफी बोल्ड टारगेट है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो चलिए फटाफट इस रिपोर्ट को जरा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि गोल्डमैन सैक्स आखिर इतना ऑप्टिमिस्टिक है क्यों। हम देखेंगे कि वॉल स्ट्रीट का नया नजरिया क्या है, इंडियन कंज्यूमर पर कौन दाव लगा रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहां से आएगी और इन बड़े नामों और डिजिटल कंपनियों में क्या हो रहा है। और हाँ, सबसे जरूरी कि इस रिपोर्ट को अपने पोर्टफोलियो के लिए कैसे समझें। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जान है, यानी देश का कंज्यूमर। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की जो बुनियाद है ना, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन ही होने वाली है। अब इस लिस्ट में सबसे ऊपर है टाइटन। क्यों? क्योंकि ज्वेलरी की डिमांड मजबूत है और कैरेट लेन के साथ उनका डिजिटल एक्सपेंशन भी कमाल कर रहा है। फिर नंबर आता है गॉडरेज कंज्यूमर का, जो नए प्रोडक्ट्स के साथ एक कह सकते हैं कमबैक फेज में है। और तीसरा नाम है हैवेल्स इंडिया, जो केबल्स और वायर्स में अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। तो ये तीनों कंपनियां सीधे सीधे आम लोगों के खर्च पर निर्भर करती हैं। अच्छा, कंज्यूमर की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जो देश की तरक्की की नींव रखते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा और डिफेंस। ये वो इंजन है जो मेक इन इंडिया को असली ताकत देते हैं। फार्मा में देखिए, न्यूलैंड लैब्स है जिससे ग्लोबल एपीआई आउटसोर्सिंग के बूम का सीधा फायदा मिल रहा है। और दूसरा है पिरामल फार्मा, जहां से FY26 के बाद एक तेज रिबाउंड की उम्मीद की जा रही है। अब आते हैं इंडस्ट्रियल और डिफेंस पर। यहाँ पीटीसी इंडस्ट्रीज टाइटेनियम रिसाइकलिंग और एरोस्पेस से ग्रोथ पकड़ रही है, जबकि सोलार इंडस्ट्रीज को डिफेंस बूम और ड्रोन सेक्टर में एंट्री का जबरदस्त फायदा मिल रहा है। और यहीं पर एक ऐसा आंकड़ा है जो सच में चौंकाने वाला है। पीटीसी इंडस्ट्रीज के लिए गोल्डमैन सैक्स ने FY28 तक पता है कितना? 123%, 123% की सालाना अर्निंग्स ग्रोथ का अनुमान लगाया है। जी हाँ, 123% CAGR। ये एक असाधारण अनुमान है जो दिखाता है कि इस कंपनी पर भरोसा कितना ज्यादा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ बड़े नामों और नए जमाने के डिजिटल डिस्रप्टर्स की। यहाँ पर पुराने महारथियों और नई पीढ़ी की कंपनियों का एक बड़ा दिलचस्प मिक्स देखने को मिलता है। इस लिस्ट में बड़े नाम हैं जैसे कि रिलायंस, NTPC और इंडिगो। रिलायंस की बात करें तो रिटेल और रिफाइनिंग तो है ही, साथ ही टेलीकॉम टैरिफ में जो बढ़ोतरी होने की उम्मीद है उसका भी फायदा मिलेगा। मतलब अगले साल मोबाइल बिल में 20 से 25% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फिर आता है NTPC, जो अब सिर्फ एक पावर कंपनी नहीं रह गया है, ये खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर रहा है। कंपनी का लक्ष्य है 2032 तक 60 गीगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी बनाना। सोचिए, ये एक तरह से एक और NTPC बनाने जैसा ही है, लेकिन पूरी तरह से ग्रीन। और फिर है इंडिगो। अब इसकी कहानी कह सकते हैं एक सिक्के के दो पहलुओं जैसी है। एक तरफ देखिए तो 64% से ज्यादा का मार्केट शेयर है, ट्रैवल डिमांड भी जबरदस्त है। लेकिन दूसरी तरफ हाल में कुछ रेगुलेटरी जांच की खबरें आई, कुछ नई बिजनेस ऑब्लिगेशंस हैं जिन्होंने स्टॉक पर असर डाला है। तो ये एक इंटरेस्टिंग केस है जहां मार्केट लीडरशिप और हाल की चुनौतियों के बीच एक कशमकश है।
अब डिजिटल स्पेस की बात करें तो जोमैटो है, जो फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में तेजी से बढ़ रहा है। मेक माई ट्रिप से रेवेन्यू 2 गुना होने की उम्मीद है। और ऑटो सेक्टर में मारुति और उनो मिंडा जैसी कंपनियां ईवी एडॉप्शन और छोटी कारों की डिमांड वापसी पर बड़ा दाव लगा रही हैं। ये वो स्पेस है जहां बहुत एक्शन देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, हमने गोल्डमैन सैक्स की पूरी लिस्ट तो देख ली, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का किया जाए, इसे अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में कैसे इस्तेमाल किया जाए। देखिए, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, ये कोई बाय लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक रिसर्च की शुरुआत। इसे आंख बंद करके फॉलो करने वाली लिस्ट समझना एक बड़ी गलती होगी। एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह अपना खुद का होमवर्क करना बहुत जरूरी है। पहला कदम, समझिए कि स्टॉक को चुना ही क्यों गया है, उसके पीछे की वजह क्या है। दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स चेक कीजिए। तीसरा, मैनेजमेंट की लेटेस्ट कमेंट्री को पढ़िए, वो क्या कह रहे हैं। और चौथा, इन सबको टेक्निकल चार्ट्स के साथ मिला के देखिए। जब ये सब चीजें एक ही दिशा में इशारा करें, तब जाकर एक मजबूत इन्वेस्टमेंट केस बनता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये रिपोर्ट भविष्य के भारत की एक बड़ी तस्वीर दिखाती है। एक ऐसा भारत जहां कंजम्पशन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ेगा और डिफेंस पर खर्च भी बढ़ेगा। यही वो बड़े थीम्स हैं जो आने वाले सालों में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को ड्राइव करने वाले हैं। तो आखिर में ये विश्लेषण एक सवाल खड़ा करता है, भारत की इन अलग अलग ग्रोथ स्टोरीज में से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा मजबूत लगती है? कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल, डिजिटल या फिर डिफेंस? ये सोचने वाली बात है कि आने वाले वक्त में असली एक्शन कहाँ देखने को मिल सकता है। DGN Capital Management, your success, our priority.